7 अक्टूबर 2023। इसी दिन हमास ने इजराइल पर आतंकी हमला किया था। हमले के जवाब में इजराइल ने गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। हमास के खिलाफ 1 साल पहले शुरू हुआ ये युद्ध लेबनान और यमन तक पहुंच गया। हमले तो उस ईरान की जमीन पर भी हुए जो इजराइल से 2000 किलोमीटर से ज्यादा दूर है। और इस तरीके के हमलों में करीब दर्जन भर से ज्यादा हाई प्रोफाइल लोगों को मौत के घाट उतारा जा चुका है। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने इजराइल पर 180 मिसाइलें दागी और इस बात की पूरी आशंका है कि इजराइल और अमेरिका जवाबी कार्रवाई करेगा। जितनी तेजी से वेस्ट एशिया का माहौल बदल रहा है उसकी वजह से हो सकता है कि जब ये स्टोरी आप देख रहे हो तो ईरान के खिलाफ जो जवाबी कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी हो या न भी शुरू हुई हो। इस बीच 1 साल से चल रही हिंसा में करीब 50,000 से ज़्यादा लोगों को मौत के घाट उतारा जा चुका है और इतने सब के बावजूद हिंसा के घटने के बजाय बढ़ने की आशंका है। ऐसे में इस स्टोरी में हम इस पर बात करेंगे कि 1 साल से चल रहे इस युद्ध में कौन जीता कौन हारा। इस पर भी बात करेंगे कि भारत पर इसका क्या असर पड़ने की पॉसिबिलिटी है। एक सबसे जरूरी बात यह है कि इजराइल लगातार ईरान को सीधे युद्ध के लिए ललकार रहा था। अब जब ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया है तो इसमें कौन से देश कूद सकते हैं। बात इसकी भी होगी कि अगर ईरान और इजराइल में सीधा युद्ध होता है तो इसके परिणाम कितने भयावह हो सकते हैं। और जाते जाते इस पर बात करेंगे कि इस युद्ध के कब तक समाप्त होने की पॉसिबिलिटी है, क्या आसार है। अगर युद्ध के विजेता की बात करें तो भले ही किसी को जीत मत मिली हो, लेकिन तमाम युद्ध अपराधों के आरोपों के बावजूद इजराइल एक तरीके से विजेता नजर आता है। दरअसल 7 अक्टूबर 2023 से अब तक इजरायली हमलों में 41,400 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को मौत के घाट उतारा जा चुका है। 95,818 लोग या इससे ज्यादा कहिए कि क्योंकि ना ये आंकड़े निरंतर बदल रहे हैं तो इतने लोग घायल हुए हैं और हजारों लोग विस्थापित हुए हैं। इजराइल पर अस्पतालों, स्कूलों और शरणार्थी शिविरों पर हमला करने के आरोप हैं। ऐसे हमले की वजह से इजराइल पर वॉर क्राइम के भी आरोप लगे हैं। इन आरोपों की वजह से इजराइल को लेकर जो इंटरनेशनल ओपिनियन है वो भी शिफ्ट हुआ है। दरअसल 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर आतंकी हमला किया था। इस हमले के लिए हमास जमीन से लेकर हवा तक के रास्ते इजराइल में घुसा था। इस आतंकी हमले में हमास ने 1200 से कुछ ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इजराइल के मुताबिक हमास ने 250 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया था। इजराइल काफी सारे बंधकों को छुड़ाने में भी सक्सेसफुल रहा और अगर इजराइल को मिले समर्थन की बात करें तो ऐसे आतंकी हमले के बाद इंटरनेशनल ओपिनियन पूरी तरीके से 2023 में इजराइल के फेवर में था। हालांकि दुनिया भर में अपने इंटेलिजेंस की ताकत के लिए मशहूर इजराइल इस हमले से अचंभित रह गया। इससे बौखलाया इजराइल उसने जो जवाबी कार्रवाई शुरू की वो आज तक जारी है। इजराइल के हमले में हजारों फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। इसकी वजह से जो इंटरनेशनल ओपिनियन है वो अब इजराइल के फेवर में नहीं है। अपने घर में भी इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को इजरायली आबादी के एक बड़े हिस्से का विरोध का सामना करना पड़ा है, गाहे बगाहे, ऑन एंड ऑफ। हालांकि 1 साल बाद भी नेतन्याहू एक कदम भी पीछे हटते नजर नहीं आ रहे। उल्टे वो हमास के बाद हिजबुल्लाह और हूती के पीछे पड़ गए हैं। उनकी एयरफोर्स लेबनान और यमन में घुस गई है। ईरान की जमीन पर हत्याओं को अंजाम दिया गया और युद्ध की बरसी के करीब नेतन्याहू के पास अपनी जनता को दिखाने के लिए कुछ सक्सेस है, लेकिन सफलता के साथ वो जख्म भी है जो ईरान के मिसाइलों की जो बारिश है उनसे मिले हैं। वैसे अभी तक इजराइल ने हमास के चीफ इस्माइल हानियह से लेकर हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह तक को मार गिराया है। इन दोनों ही हाई प्रोफाइल मौतों का ईरान कनेक्शन है। दरअसल ईरान पर आरोप है कि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के नाम से इसने हमास, हिजबुल्लाह और हूती जैसे ग्रुप्स बना रखे हैं। यह भी एलिगेशन है कि ईरान इजराइल पर इन ग्रुप्स के जरिए अटैक करवाता है। ऐसे में हमास के मुखिया रहे हानियह को इजराइल ने ईरान की सरजमी पर मार गिराया। हालांकि हानियह की हत्या में इजराइल का सीधा हाथ नहीं है, बल्कि उस पर यह एलिगेशंस लगे हैं कि उसने यह हत्या करवाई है, वो भी तब जब हानियह ईरान का अतिथि था। दरअसल ये कहानी शुरू होती है 19 मई 2024 को, जब ईरानी राष्ट्रपति रहे इब्राहिम रईसी की
एक हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ हो गई। उनकी जगह मसूद पेजेश्कियन को ईरान का राष्ट्रपति बनाया गया। हानिये उन्हीं के शपथ ग्रहण में हिस्सा लेने ईरान गया था। 24 जुलाई 2024 को जब हानिये की हत्या हुई तब वो ईरान के एक मिलिट्री गेस्ट हाउस में था। यह गेस्ट हाउस कहीं और नहीं बल्कि ईरान की राजधानी तेहरान में था। इजराइल प्रत्यक्ष और परोक्ष हमलों में इसी तरीके की मौतों का सिलसिला बनाए हुए है। हानिये की हत्या के बाद सितंबर महीने में इजराइल ने पहले पेजर धमाके करके हिजबुल्लाह के लड़ाकों को निशाना बनाया। उसके बाद लेबनान पर हवाई हमले शुरू कर दिए। ऐसे ही एक हमले में 2000 पाउंड के कई सारे बम गिराए गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब ये बम धमाके हुए तो नसरल्ला 60 फीट गहराई वाले बंकर में छुपा था, लेकिन कहा जा रहा है कि इन बमों के धमाके से पैदा हुई आवाज से नसरल्ला की मौत हो। ऐसी तमाम हत्याओं की वजह से इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ता चला गया। तनाव को बढ़ाने में इजराइल ने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। नसरल्ला और हानिये को मौत के घाट उतारने से पहले इजराइल ने 1 अप्रैल 2024 को सीरिया में ईरान की एम्बेसी पर भी हवाई हमला कर दिया था। इस हमले में ईरान के कई मिलिट्री ऑफिशियल्स मारे गए। इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। दरअसल 1948 में इजराइल एक देश बना। तब से लेकर आज तक इजराइल और ईरान में कोई सीधा युद्ध नहीं हुआ, लेकिन सीरिया में अपनी एम्बेसी पर हुए हमले के बाद 13 अप्रैल 2024 को ईरान ने इजराइल पर ड्रोन्स की बारिश कर दी। इजराइल पर किए गए इस हमले में ईरान को लेबनान से हिजबुल्लाह का और यमन से हूती का पूरा साथ मिला। इन्होंने भी मिसाइल और बम इजराइल पे दागे। हालांकि इन हमलों का 1 अक्टूबर को हुई ईरानी मिसाइलों की बारिश की तरह इजराइल पर वैसा असर नहीं हुआ था। ज्यादातर ड्रोन्स हवा में ही मार गिराए गए थे। दरअसल ईरान के ऐसे जवाबी हमले के समय इजराइल हमास पर हमला करने में उलझा हुआ था। हालांकि हमास से निपटने के बाद इजराइल ने न सिर्फ इसके मुखिया हानिये को ईरान में मौत के घाट उतारा, बल्कि हिजबुल्लाह के मुखिया नसरल्लाह को भी मार गिराया। और जिस तरह से हिजबुल्लाह के लड़ाकों के पेजर में ब्लास्ट हुए, उसके बाद सवाल उठने लगे कि कहीं 19 मई को ईरान के राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर क्रैश में जो मौत हुई उसके पीछे भी कहीं इजराइल का हाथ तो नहीं था। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अब आगे क्या होने की पॉसिबिलिटी है, क्या डर है। दरअसल अप्रैल में सीरिया में एम्बेसी पर हुए हमले के बाद ईरान ने इजराइल पर जो हमला किया था, कुछ उसी तरीके के हमले की आशंका हानिये की हत्या के बाद भी थी और 1 अक्टूबर को यह डर सच में तब्दील हो गया। इस दिन ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी और यहीं से वापस से इजराइल को झटके लगने शुरू हुए। दरअसल नसरल्लाह की मौत के बाद मिले कॉन्फिडेंस के बूते इजराइल ने लेबनान में अपनी फौज उतार दी। हिजबुल्लाह के लड़ाकों से भिड़ने गए इजराइल के करीब आधा दर्जन सैनिकों के मारे जाने की खबर लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आई है। यह खबर इजराइल पर हुए ईरानी हमले के बाद सामने आई। मतलब जो इजराइल फुल फ्लेजेड फ्रंट फुट पे नजर आ रहा था, वो थोड़ा थोड़ा बैक फुट पे दिख रहा है। मतलब साफ है कि इजराइल के उकसावे के बाद न तो ईरान चुप बैठा है और न ही हिजबुल्लाह। यमन में हुए हमलों से तिलमिलाए हूती भी इजराइल पर लगातार हमले कर रहे हैं। ऐसे में कब कोई चिंगारी जंगल की आग में तब्दील हो जाएगी कहना मुश्किल है। सबसे बड़ी बात यह है कि अपने परमाणु कार्यक्रमों की वजह से पहले से ईरान अमेरिका की पाबंदियों को झेल रहा है, लेकिन इजराइल पर हमला करने के लिए उसने किसी बात की परवाह नहीं की। मीडिया एनालिसिस में यह बात निकलकर सामने आ रही है कि ईरान को अपनी इज्जत की परवाह थी। उसको लगा कि उसकी इज्जत दांव पर है। दरअसल ईरान अपने आप को मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर के तौर पर पोजीशन करता है और मुस्लिम वर्ल्ड में भी वो शिया मुसलमानों के लीडरशिप का जो झंडा है उसको बुलंद करता रहा है। इन्हीं वजहों से शिया देश ईरान और सुन्नी देश इराक के बीच 1980 से 1988 तक युद्ध तक हो चुका है। इस युद्ध में भी ईरान को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था। ऊपर से अब्राहम अकॉर्ड्स के जरिए अमेरिका ने वेस्ट एशिया के मुस्लिम देशों के साथ एक एक करके इजराइल के रिश्ते सामान्य करने की पूरी कोशिश की है। इस कोशिश का हिस्सा सऊदी अरब भी रहा है। सऊदी अरब इस इलाके का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है और इजराइल द्वारा फिलिस्तीन में की जा रही कारपेट बॉम्बिंग के बावजूद ये चुप रहा है। इजराइल द्वारा लेबनान और यमन में किए गए हमलों के बावजूद सऊदी अरब चुप रहा है। दरअसल सुन्नी बहुल देशों को भी उसी बात का डर है जिस बात का डर इजराइल को रहा है। इन देशों को इस बात का डर रहा है कि अगर शिया बहुल देश ईरान न्यूक्लियर बम बनाने में सफल हो जाता है तो उसकी बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी।
ऐसे में अगर ईरान और इजराइल के बीच युद्ध होता भी है तो ईरान को कम से कम अपने इलाके के किसी देश का समर्थन मिलने की पॉसिबिलिटी नहीं है। हालांकि तुर्की इसका एक्सेप्शन हो सकता है, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि वो किस तरीके से। इसके अलावा ईरान और इजराइल का सीधा युद्ध होने की स्थिति में एक बड़ा डर परमाणु हथियारों का है। ईरान भले ही इन्हें डेवलप करने के स्टेज में हो, लेकिन माना जाता है, कई सारी इससे जुड़ी मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि अनऑफिशियली इजराइल के पास परमाणु हथियार मौजूद है। ऊपर से इजराइल पहले से ईरान से भरा बैठा है, क्योंकि 7 अक्टूबर को इजराइल पर आतंकी हमले करने वाले हमास को हर तरीके का सपोर्ट देने का एलिगेशन रहा है ईरान के ऊपर। इसके अलावा ईरान अपने कथित एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस से जुड़ा हिजबुल्लाह हो, हूती हो, इनके जरिए लगातार इजराइल को चारों तरफ से घेर के इसको टारगेट करता रहा है। इस तरीके के एलिगेशन रहे हैं। ईरान का तो हाल ये है कि वो इजराइल के अस्तित्व के अधिकार को नहीं मानता। उसके हिसाब से इजराइल को एक देश के तौर पे एग्जिस्ट करने का राइट नहीं है। इसके जवाब में ईरान को इजराइल अपने सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है। ऐसे में 7 अक्टूबर 2023 के हमले के 1 साल बाद भी इजराइल कारपेट बॉम्बिंग करके हमास के नाम पर फिलिस्तीन या गाजा पट्टी बुला लीजिए, उसको लगातार समतल करता जा रहा है। इजराइल यहां अपनी फौज भेजने से नहीं चुका। हमले की बरसी आने तक इजराइल ने लेबनान से लेकर यमन तक में घुसने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई है। हानिये को तेहरान में, नसरल्ला को लेबनान में मारने के बाद सरेआम इसको सेलिब्रेट किया। सीरिया में ईरान के एम्बेसी को निशाना बनाने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। हिजबुल्लाह के लड़ाकों के पेजर में धमाका करने के बाद जब इस तरीके के सवाल उठे कि ईरान के पूर्व राष्ट्रपति की मौत के पीछे कहीं इजराइल का हाथ तो नहीं, तो इस पर भी किसी तरीके का कोई कमेंट नहीं आया इसको रिबर्ट करते हुए। और ईरानी मिसाइलों की बारिश के बाद पूरी आशंका है कि अमेरिका और इजराइल ठोस जवाब देने की तैयारी में बैठे हुए हैं, क्योंकि इजराइल तो पहले से ईरान को खुले में ललकार रहा था। इस ललकार के पीछे का एक बड़ा कारण ये है कि ईरानी लीडरशिप बेहद कमजोर स्थिति में नजर आती है फेस वैल्यू पे। पहले तो उन्होंने अपने राष्ट्रपति को खोया, उसके बाद हमास और हिजबुल्लाह के जो जमे जमाए लीडर्स थे उनको मार दिया गया। हिजबुल्लाह का तो पूरा कम्युनिकेशन नेटवर्क तबाह कर दिया गया। इजरायली एयर रेड्स को देखकर ऐसा लगता है कि इजराइल अब हिजबुल्लाह के उन लॉन्ग रेंज रॉकेट्स को ध्वस्त करने में लगा है जिनसे उसकी राजधानी तेल अवीव तक हमले किए जा सकते हैं। हालांकि अकेले ईरान नहीं, हिजबुल्लाह भी वापसी से कसी हुई कमर के साथ मैदान में है। फिर भी ईरान को बेहद कमजोर स्थिति में पाकर इजराइल उसे उकसाने की हर कोशिश कर रहा था और उकसावे में आकर ईरान ने जो मिसाइल्स थी उसकी बारिश कर दी। ऐसे में आपका एक सवाल ये हो सकता है कि अगर इजराइल और ईरान के बीच युद्ध होता है तो कौन से देश किसके किसके साथ हो सकते हैं। इसके जवाब में सबसे पहला नाम अमेरिका का है। जिस दिन इजराइल पर मिसाइलों की बारिश हुई उसी दिन अमेरिका ने बयान जारी करके बताया कि अकेले अमेरिका नहीं बल्कि ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे तमाम देशों ने जो ईरान ने मिसाइल्स दागे उनको गिराने में इजराइल की मदद की। अमेरिका ने यह भी कहा कि वो इजराइल और वेस्ट एशिया में मौजूद अपने सुरक्षा बलों की रक्षा के लिए तैयार है। हाँ, जवाबी हमले में ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी जैसी चीज़ों को निशाना बनाए जाने के अमेरिका खिलाफ है। मतलब अमेरिका इजराइल के साथ तो है लेकिन फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। अमेरिका के बाद दुनिया की फिलहाल दूसरी सबसे बड़ी ताकत चीन इस मामले पर इजराइल को एक तरीके से ब्लेम करते हुए चीन ने गहरी चिंता जताई। हफ्ते भर पहले इसी चीन ने ईरान को सपोर्ट करने की भी बात कही थी। मतलब ईरान एक तरीके से उसको चीन का सपोर्ट हासिल है। चीन के बाद अगर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ताकत भारत की बात करें तो भारत ने इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज को ध्यान में रखने की वकालत की है। भारत ने ये अपील भी की है कि नागरिकों की जान जो है उसको खतरे में डालने का कोई कदम मत उठाया जाए और पूरे मसले को बातचीत और डिप्लोमेसी के जरिए सुलझाया जाए। इसके अलावा ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जापान और कनाडा जैसे तमाम देश ईरान के हमले की उन्होंने कड़ी निंदा की, लेकिन सबने जल्द से जल्द शांति बहाल करने की अपील की। मतलब इराक युद्ध की तरह अमेरिका और यूरोप ईरान के साथ संभावित युद्ध में कूदते नहीं दिखाई दे रहे हैं। और अगर दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मिलिट्री सुपर पावर रशिया की बात करें तो वो तो पहले से यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा है, लेकिन ईरान रशिया को ड्रोन्स भेजता रहा है। ऐसे में अगर युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है तो ऐसा माना जा सकता है कि रशिया और चाइना जैसे तमाम देश ईरान को इनडायरेक्टली उसी तरीके से सपोर्ट कर रहे होंगे जैसे अमेरिका और यूरोप इजराइल को सपोर्ट कर रहे होंगे। इन देशों के बीच एक देश है तुर्की। तुर्की ने तो ये तक कहा है उसके राष्ट्रपति अर्दोआन ने कि इजराइल का एक दिन वही हाल होगा जो हिटलर का हुआ था। काफ़ी आयरॉनिकल स्टेटमेंट है। वैसे युद्ध अपने आप बहुत आयरॉनिकल चीज़ होती है, लेकिन अब भारत की बात करते हैं कि भारत पर क्या असर पड़ सकता है अगर ये युद्ध हुआ तो
तो भारत के लिए बड़ी विकट परिस्थिति खड़ी हो सकती है। इजराइल और भारत की दोस्ती लगातार गहरी होती जा रही है। वहीं ईरान भारत का सालों पुराना दोस्त है। ऐसे में भारत के लिए दोनों के बीच बैलेंस करना बहुत डिफिकल्ट होगा। ऊपर से चीन जो पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट बना रहा है, उसको टक्कर देने के लिए भारत ईरान में चाबहार पोर्ट डेवलप कर रहा है। ये प्रोजेक्ट खटाई में पड़ सकता है। इसके अलावा रशिया भी भारत के ऐतिहासिक दोस्तों में शामिल है और इजराइल की तरह अमेरिका तेजी से भारत का दोस्त बन रहा है। ऐसे में इसके पहले जैसे सीरिया से यूक्रेन तक भारत जो है उसका कुछ भी दांव पर नहीं रहा। मतलब ईरान और इजराइल से भारत जितना कनेक्टेड है, उतना 2011 से गृह युद्ध की मार झेल रहे हैं सीरिया या 2022 से रशिया के साथ वॉर कर रहा है यूक्रेन, इनसे इतना कनेक्टेड नहीं है। ऐसे में अगर इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा होता है और ईरान के साथ रशिया खड़ा होता है, तो भारत सीरिया और यूक्रेन में जैसे न्यूट्रलिटी इन मामलों में मेंटेन कर पाया, शायद इस मामले में ईरान और इजराइल वाले में उतना ईजी नहीं होगा। ऊपर से इस तरीके के युद्ध की स्थिति में अमेरिका, रशिया और इजराइल जैसे कम से कम 3 न्यूक्लियर पावर देश सीधे युद्ध में इन्वॉल्व होंगे और पब्लिक डोमेन में मौजूदा जानकारी के मुताबिक ईरान भी न्यूक्लियर बम बनाने के बेहद करीब है। अगर ऐसा होता है तो इंडिया के लिए वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के कंपैरिजन में जो सिचुएशन है थोड़ी डिफिकल्ट होगी। इसका रीज़न ये है कि पहले दोनों ही विश्व युद्ध के दौरान भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था। इन दोनों ही युद्ध में भारत की बस इतनी भागीदारी थी कि गुलाम देश के लोगों को ज़बरदस्ती अंग्रेज़ों ने सेना में भर्ती कर लिया, यूरोप लेके चले गए और अपने यूरोपियन वॉर को जो वो वर्ल्ड वॉर बुलाते थे उसमें झोंक दिया, जिसका भारत से कोई लेना देना नहीं था। ऊपर से सबसे बड़ी बात यह है कि 1945 से पहले वो न्यूक्लियर बॉम्ब्स नहीं एग्जिस्ट करते थे जो दुनिया का विनाश करने की ताकत रखते हैं। हालांकि 1945 में ये बॉम्ब बनने और 1947 में भारत को आज़ादी मिलने के बाद दुनिया इतनी ज़्यादा बदल चुकी है कि इजराइल ईरान वॉर में इंडिया के लिए न्यूट्रलिटी मेंटेन करना पॉसिबल नहीं होगा। इसके कई रीजंस हैं। भारत एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी फौजी ताकत है, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग, सबसे बड़ी आबादी और सबसे ज़्यादा यूथ इंडिया के पास है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका, रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन के अलावा जिन 2 देशों के पास ऑफिशियली न्यूक्लियर बॉम्ब है, उनमें पूरी दुनिया में मौजूद जानकारी के मुताबिक इंडिया और पाकिस्तान शामिल हैं। ऐसे में अगर वेस्ट एशिया की चिंगारी किसी आग में बदलती है तो इस आग की पूरी पॉसिबिलिटी है कि भारत के लिए इससे बचना बहुत डिफिकल्ट होगा। बाकी पूरी दुनिया में ज़्यादातर लोग इसकी प्रार्थना कर रहे हैं कि दुनिया तेज़ी से शांति की ओर लौटे। इस स्टोरी को यहीं पे समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपना एक्सपर्ट कमेंट हमें ज़रूर दीजिएगा। ऐसे ही स्टोरीज़ के लिए स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तारू।